हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड लॉ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आईटीआर फाइल करने के प्रोविजंस जो हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं असेसमेंट के प्रोविजंस। देखो, साल भर हम पैसे कमाते हैं, फिर आईटीआर फाइल करते हैं, लेकिन क्या हमने जो रिटर्न फाइल किया है वो सही है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आंखें बंद करके हमारी बात मान लेगा? नहीं। रिटर्न फाइल करना है तो सिर्फ पहला स्टेप है, उसके बाद शुरू होता है डिपार्टमेंट का काम। ये चेक करना कि आपने टैक्स सही कैलकुलेट किया है या नहीं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं असेसमेंट। आज हम कवर करेंगे असेसमेंट का मीनिंग, स्कोप, प्रोसीजर और टाइम लिमिट्स। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो असेसमेंट एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू असेसिंग ऑफिसर यानी कि एओ आपकी टोटल इनकम डिटरमाइन करता है और ये फिक्स करता है कि आपको कितना टैक्स देना है या फिर आपको कितना रिफंड मिलना है। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आपने एक एग्ज़ाम दिया, मतलब आपने रिटर्न फाइल की, और अब टीचर पेपर चेक कर रहा है, मतलब असेसमेंट कर रहा है, ताकि रिजल्ट यानी कि टैक्स लाइबिलिटी अनाउंस हो सके। ठीक, इस लेक्चर में हम 4 मेन टाइप्स ऑफ असेसमेंट डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि समरी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ असेसमेंट। पहला पॉइंट तो ये कहता है कि टैक्स पेयर फर्निशेस डिटेल्स ऑफ इनकम बाय फाइलिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ कंसेप्ट सिंपल है। लॉ ने हमें सेल्फ असेसमेंट की पावर दी है। हम खुद अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं, टैक्स भरते हैं और आईटीआर फाइल कर देते हैं। लेकिन क्या वही फाइनल है? नहीं। अगला स्टेप है प्रोसेसिंग। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाते हो, बॉल अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कोर्ट में है। वो आपके रिटर्न को एग्जामिन करते हैं। इस एग्जामिनेशन की प्रोसेस को ही टेक्निकली हम असेसमेंट कहते हैं। लीगल डेफिनेशन को देखें तो द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बाय द आईटी डिपार्टमेंट फॉर इट्स करेक्टनेस। अब यहाँ करेक्टनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि टोटल इनकम सही है या नहीं, बल्कि क्या आपने सही डिडक्शन क्लेम किए, क्या कोई इनकम छुपाई तो नहीं, क्या टीडीएस का क्रेडिट सही लिया, ये सब भी देखा जाता है। और असेसमेंट का मतलब सिर्फ पहली बार चेकिंग नहीं होता, इसमें रीअसेसमेंट, दोबारा से चेक करना, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो हम सेक्शन 144 में पढ़ेंगे वो भी इंक्लूडेड है। इनकम टैक्स लॉ के अंडर मेजरली 4 तरह की असेसमेंट होती है। इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 समरी असेसमेंट। इसका सबसे बड़ा फीचर है विदाउट कॉलिंग द असेसी। कंप्यूटर पे ही आपका रिटर्न प्रोसेस करेगा और अगर सब सही है तो सीधा इंटीमेशन भेज देगा कि आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ समरी असेसमेंट होती है, सिंपल सी चेकिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 स्क्रूटनी असेसमेंट। ये तब होता है जब एओ यानी कि असेसिंग ऑफिसर को आपके रिटर्न पर शक हो या कंप्यूटर ने रैंडम सिलेक्शन में आपका नाम पिक कर लिया हो। अब यहाँ डिटेल्स मांगी जाएंगी। फिर सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट का है, जब आप थोड़े से ज़िद्दी बन जाते हो, मतलब एओ के नोटिस का रिप्लाई नहीं देते हो, तो एओ अपने हिसाब से टैक्स निकाल देता है। फिर सेक्शन 147 इनकम एस्केपिंग। अगर एओ को बाद में रीज़न टू बिलीव हो जाए कि आपने कुछ इनकम पर टैक्स नहीं दिया, तो वो पुराने साल के केसेस भी खोल सकता है। ये होता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ऑलराइट, अब बात करते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जिसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी या समरी असेसमेंट। इसका सबसे बड़ा फीचर याद रखेंगे, विदाउट कॉलिंग द असेसी। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको चाय पर नहीं बुलाएगा, ना ही आपको आईटीओ के ऑफिस के चक्कर काटने हैं। ये काम सॉफ्टवेयर करता है। जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चेक करता है कि क्या आपने कोई ऑब्वियस गलती तो नहीं की है। अगर की है तो वो इन 6 एडजस्टमेंट के थ्रू उसे ठीक कर देगा। अब ये 6 एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है अरिथमेटिक एरर। मान लो आपने 2 + 2 को 5 लिख दिया,
ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है तो कंप्यूटर तुरंत ठीक कर देगा। फिर इनकरेक्ट क्लेम, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ क्लेम कर ली जो रिटर्न की ही किसी और इन्फॉर्मेशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब अपेरेंट फ्रॉम रिटर्न, जैसे आपने सेक्शन 80C की लिमिट 1.5 लाख है पर आपने 2 लाख भर दिया, तो ये इनकरेक्ट क्लेम है, वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। फिर डिसअलाउंसेस ऑफ लॉसेस या लेट फाइलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरा, जिसे हम कहते हैं बिलेटेड रिटर्न, तो आप पुराने सालों के लॉसेस को सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपने फिर भी कर दिया तो कंप्यूटर उसे डिसअलाउ कर देगा। नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी, अगर आपके ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि 50,000 का खर्चा अलाउ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने ITR भरते वक्त उसे खर्चों में दिखाया, तो कंप्यूटर ऑडिट रिपोर्ट की बात मानेगा और उसे डिसअलाउ कर देगा। फिर डिडक्शंस, जो कि है सेक्शन 10AA या 80 सेक्शन 80 में जो आती हैं। कुछ स्पेशल डिडक्शन तभी मिलती हैं जब आप रिटर्न टाइम पर यानी कि ड्यू डेट तक भरो। अगर आप लेट हो गए, ठीक है, तो कंप्यूटर ये डिडक्शन कैंसिल कर देगा। लास्ट में एडिशन ऑफ इनकम, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपकी कोई इनकम फॉर्म 26AS में दिख रही है, जैसे बैंक इंटरेस्ट जिस पे TDS कटा है, पर आपने उसे ITR में नहीं दिखाया, तो कंप्यूटर उसे ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अब यहाँ पे हम याद रखेंगे कि इन एडजस्टमेंट के बाद डिपार्टमेंट आपको एक इंटीमेशन भेजता है। इस इंटीमेशन में लिखा होता है कि भाई तूने ये गलती की थी, हमने ठीक कर दी है, अब इतना और टैक्स दे दो या इतना रिफंड ले लो। इस इंटीमेशन का सेक्शन हम याद रखेंगे, ये भी सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंडर ही होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशंस की। तो देखो, अब एक सवाल आता है कि क्या कंप्यूटर अपनी मनमानी कर सकता है? क्या वो बिना बताए मेरी इनकम बढ़ा सकता है? नहीं, रूल बिल्कुल क्लियर है। बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको एक नोटिस या इंटीमेशन भेजनी होगी। ये राइटिंग में हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकती है। अब यहाँ पे 30 डेज रूल काम करता है। अगर आपने नोटिस का रिप्लाई दिया तो AO को आपका रिस्पॉन्स कंसीडर करना पड़ेगा एडजस्टमेंट करने से पहले। लेकिन अगर 30 दिन तक आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मानो आप सो ही रहे हो, तो कंप्यूटर मान लेगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और एडजस्टमेंट शैल बी मेड, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब समझ लेते हैं इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न के बारे में। देखो, पिछली स्लाइड में हमने इनकरेक्ट क्लेम की बात की थी। लॉ ने इसे स्पेसिफिकली डिफाइन किया है ताकि AO हर चीज़ को इनकरेक्ट ना बोल दे। तो इसके 3 मेन मतलब हैं। पहला, इनकन्सिस्टेंसी यानी कि मिसमैच। मान लो आपने एक जगह लिखा है कि मेरी सैलरी 10 लाख है, पर उसी रिटर्न में दूसरी जगह समरी में लिख दिया है कि 8 लाख है, तो ये मिसमैच है, कंप्यूटर इसे तुरंत पकड़ लेगा। दूसरा, मिसिंग एविडेंस या इन्फॉर्मेशन। कुछ डिडक्शंस के लिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर लॉ ने कहा है कि इन्फॉर्मेशन भरो तभी डिडक्शन मिलेगा और आपने वो कॉलम खाली छोड़ दिया है, तो वो क्लेम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा, एक्सीडिंग स्टैट्यूटरी लिमिट। ये सबसे सिंपल है। मान लो सेक्शन 80C की लिमिट है 1.5 लाख और आपने वहाँ 1,80,000 क्लेम कर लिया है, तो लॉ ने लिमिट सेट की है, आप उससे ऊपर जा रहे हो तो कंप्यूटर एक्सेस इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देगा। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि ये एडजस्टमेंट सिर्फ वही हो सकते हैं जो रिटर्न देखकर ही अपेरेंट साफ साफ दिखने वाले हों। अगर AO को कोई चीज़ ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ रही है तो वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में नहीं आ सकता। उसके लिए हमें स्क्रूटनी, दैट मीन्स सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में जाना पड़ेगा। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं हम प्रोसीजर की, फीस एंड टाइम लिमिट की। तो प्रोसीजर की बात करें तो समरी असेसमेंट कैसे फाइनलाइज होती है, इसका एक सेट पैटर्न है। तो स्टेप्स देख लेते हैं। पहले तो कंप्यूटर एडजस्टमेंट करता है, जो हमने पिछली स्लाइड में 6 पॉइंट्स देखे उनको एडजस्ट करेगा। फिर
एडजस्टेड इनकम के बेसिस पर टैक्स, इंटरेस्ट और फीस कैलकुलेट की जाती है। फिर एक इंटीमेशन जनरेट की जाती है जिसमें साफ लिखा होता है कि आपको कितना पैसा देना है, यानी कि टैक्स पेबल है, या कितना आपको वापस मिलेगा, कितना आपको रिफंड मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आपका रिटर्न एकदम परफेक्ट है, ना कोई टैक्स देना है ना कोई रिफंड लेना है, तो क्या डिपार्टमेंट खामोश रहेगा? नहीं, तब भी वो आपको इंटीमेशन देगा कि भाई तेरा रिटर्न एक्सेप्ट हो गया है। और अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आपने जो ITR फाइल किया था उसका एक्नॉलेजमेंट ही इंटीमेशन मान लिया जाता है। देन फीस या पेनाल्टीज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे वो लोग आते हैं जो आराम से रिटर्न भरते हैं। अगर आपने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की डेडलाइन मिस कर दी तो पॉकेट ढीली करनी पड़ेगी। पहला तो 5,000 का फ़ाइन लगेगा अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद लेकिन 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक भर दिया। फिर 10,000 फ़ाइन लगेगा अगर इतना लेट है कि 31 दिसंबर भी निकल गया। फिर यहाँ पे स्मॉल टैक्स पेयर के लिए थोड़ा सा रिलीफ है। अगर कोई छोटा टैक्स पेयर है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो गवर्नमेंट ने आपके लिए एक कैप लगाया है कि आपकी लेट फीस मैक्सिमम 1,000 ही होगी। ठीक। फिर टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट कब तक ये चेकिंग कर सकता है? क्या 10 साल बाद भी सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 भेजा जा सकता है? तो नहीं, इसका टाइम लिमिट है 9 मंथ। यहाँ पे नोट्स में 1 ईयर लिखा हुआ है, लेकिन अभी की जो रीसेंट फाइनेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम जो है वो 9 मंथ कर दिया गया है, तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 विच इज़ डिटेल्ड असेसमेंट या फिर स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट का मतलब ही है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। डिपार्टमेंट आपका केस स्क्रूटनी में तब डालता है जब उन्हें चेक करना हो कि कहीं आपने होशियारी तो नहीं दिखाई है। अब इसमें मेन ऑब्जेक्टिव 3 बातों को कंफर्म करते हैं। पहला तो अंडरस्टेटेड इनकम, कहीं आपने अपनी कमाई कम तो नहीं दिखाई है, मतलब इनकम हाइड तो नहीं की है। दूसरा, एक्सेसिव लॉस, कहीं आपने जानबूझकर ज़्यादा लॉसेस तो नहीं दिखाए ताकि टैक्स ना देना पड़े। और तीसरा, अंडर पेड टैक्स, क्या आपने किसी भी तरीके से टैक्स की चोरी की है। इन शॉर्ट, AO यहाँ सिर्फ मैथमेटिकल एरर नहीं देखता बल्कि क्लेम की जेन्युइननेस चेक करता है। मान लो आपने 2 लाख का रिपेयर का खर्चा दिखाया तो AO बिल मांग सकता है कि दिखाओ कहाँ खर्च किया है भाई। ठीक, अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। इसका प्रोसीजर 4 स्टेप में चलता है और इसमें ना रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप है द डिसीजन। यहाँ पे सबसे पहले AO को लगना चाहिए कि आपका केस वेरीफाई करने की नेसेसरी या एक्सपीडिएंट है। हर किसी का स्क्रूटनी नहीं होता, सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड होता है। फिर स्टेप 2 में द स्क्रूटनी शुरू करने के लिए AO को सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस भेजनी ही पड़ेगी। बिना नोटिस के स्क्रूटनी वॉइड एंड इलीगल मानी जाएगी। और अगर हम यहाँ पे टाइम लिमिट देखें तो ये नोटिस 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज फाइल्ड, 6 मंथ के अंदर अंदर सर्व हो जानी चाहिए। अगर डेडलाइन निकल गई तो AO आपका केस स्क्रूटनी में नहीं डाल सकते हैं। तीसरा स्टेप आता है अपीयरेंस एंड एविडेंस। अब बॉल आपके कोर्ट में है, या तो आप खुद जाओ या अपने CA या रिप्रेजेंटेटिव को भेजो और आपको अपने क्लेम्स को जस्टिफाई करना है। उसके लिए एविडेंस, बिल, लेजर, बैंक स्टेटमेंट ये देने होंगे। और 4th स्टेप में आता है द ऑर्डर। सारी बातें सुनने के बाद और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद AO एक रिटन ऑर्डर पास करेगा जिसमें लिखा होगा कि आपने कितना फाइनली टैक्स पे करना है। ठीक, अब यहाँ हम ये याद रखेंगे कि अब प्रोसीजर फिजिकल तो रहा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने फेसलेस असेसमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब अब आपको AO के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं, सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर होता है। आपको नहीं पता आपका केस कौन से ऑफिसर चेक कर रहा है, आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना होता है, सब कुछ फेसलेस होगा, ऑनलाइन होगा। और इससे क्या फ़ायदा है कि इससे ना करप्शन कम हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा ऑफिसर आपके केस असेस कर रहा है, तो इससे करप्शन कम होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट।
सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 144। देखो अब हम यहाँ बात करेंगे एओ की एक्सपायरी डेट की। देखो लॉ ने ना एओ को खुली छूट नहीं दी है कि वो जब चाहे तब तक असेसमेंट चला सके। तो सेक्शन 153 हमें बताता है कि कितने टाइम के अंदर एओ को स्क्रूटनी यानी कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 और बेस्ट जजमेंट यानी कि सेक्शन 144 के ऑर्डर पास कर देने चाहिए। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे दोनों सेक्शन के लिए टाइम लिमिट एकदम सेम है, आइडेंटिकल है, लेकिन ये लिमिट साल दर साल बदलती गई है। तो हमें इसके टाइमलाइन को अच्छी तरीके से याद रखना होगा। सबसे पहले असेसमेंट ईयर 2017-18 या उससे पहले तो एओ के पास आराम से 21 मंथ का टाइम होता था फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। फिर असेसमेंट ईयर 2018 एंड 19 इस साल लिमिट थोड़ी सी कम करके 18 मंथ कर दी गई। फिर असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20 एंड ऑनवर्ड्स, और अभी भी यही चल रही है। अब रूल एकदम स्ट्रिक्ट है, सिर्फ 12 मंथ का टाइम है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के बाद एओ के पास सिर्फ 1 साल होता है असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए। अगर डेडलाइन मिस हुई तो एओ असेसमेंट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम याद रखेंगे विच इज़ टीपीओ एक्सटेंशन। देखो अगर किसी केस में इंटरनेशनल टैक्सेशन या ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मामला है और एओ ने केस टीपीओ यानी कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर को रेफ़र किया है तो एओ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। क्योंकि टीपीओ की चेकिंग कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इस केस में पीरियड को 12 महीने तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। और याद रखेंगे एक्सटेंशन तभी मिलेगी जब रेफरेंस वैलिड हो। अगर टीपीओ इन्वॉल्व हुआ तो जो 12 मंथ की लिमिट थी वो इफ़ेक्टिवली 24 मंथ हो जाएगी। डन। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो हमें दी गई है सेक्शन 144 में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 जहाँ पे सारा काम किसने किया, कंप्यूटर ने किया। फिर हमने देखा सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 जहाँ एओ ने आपसे पूछताछ की। लेकिन अगर आप एओ को इग्नोर करने लगो तब ट्रिगर हो जाता है सेक्शन 144। इसका नाम ही है बेस्ट जजमेंट। इसका मतलब है कि एओ आपसे हेल्प लेना बंद कर देगा और उसके पास जितना भी रेलेवेंट मटेरियल अवेलेबल है जैसे आपका बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, लाइफस्टाइल, उनके बेसिस पर वो खुद जज करेगा कि आपका टैक्स कितना होना चाहिए। अब ये एक ऑब्लिगेशन है, मतलब अगर नीचे दी गई कंडीशंस मीट हुई तो एओ को ये असेसमेंट करनी ही पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं कि ये सेक्शन 144 ट्रिगर कब होता है। तो पहला तो है फेलियर टू फाइल रिटर्न। ना तो आपने टाइम पर रिटर्न भरा, ना लेट भरा और ना ही रिवाइज़ किया, बेसिकली आपने रिटर्न भरा ही नहीं, तब ये सेक्शन ट्रिगर होगा। दूसरा, फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस। एओ ने आपको नोटिस भेजा था कि भाई तू रिटर्न फाइल कर या अपने अकाउंट्स दिखाओ, तो आपने उसे इग्नोर किया तो फिर से सेक्शन 144 ट्रिगर हो जाता है। फिर फेलियर टू फॉलो स्पेशल ऑडिट डायरेक्शन। कभी कभी एओ को लगता है कि अकाउंट बहुत कॉम्प्लेक्स है तो वो आपको स्पेशल ऑडिट करवाने का कहता है। अगर आपने वो ऑडिट नहीं करवाया तो एओ को गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्सा निकलेगा सेक्शन 144 बनकर। फिर उसके बाद है फेलियर टू कंप्लाई विद द स्क्रूटनी नोटिस। अगर स्क्रूटनी का नोटिस आया था तो ऑफिस आओ या एविडेंस दो, या ऑनलाइन पोर्टल पर कोई एविडेंस मांगे गए थे और आपने नहीं दिए तो फिर से सेक्शन 144 ट्रिगर हो जाता है। फिर लास्ट होता है डिससेटिस्फैक्शन विद द अकाउंट। आपने डॉक्यूमेंट तो दिए पर एओ को लग रहा है कि ये सब फर्जी है, ना कोई अकाउंटिंग मेथड फॉलो किया गया है, ना ही रिकॉर्ड्स कंप्लीट हैं, तब भी एओ सेक्शन 144 अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम याद रखेंगे कि सेक्शन 144 को एक्स पार्टे असेसमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको एक्स पार्टे? इसका मतलब है वन साइडेड डिसीजन। जब एक पार्टी यानी कि टैक्स पेयर गायब हो तो दूसरी पार्टी यानी कि एओ अकेले में फैसला लेती है, इसीलिए इसको एक्स पार्टे भी बोला जाता है। और अगर हम इसके नेचर की बात करें कि क्या एओ अपनी मर्जी से कितना भी टैक्स लगा सकता है, तो नहीं। हालांकि ये एओ का जजमेंट है, ठीक है, पर ये
आर्बिट्रेरी यानी कि मनमानी नहीं हो सकती, उसे लॉजिक और अवेलेबल डाटा यूज़ करना ही पड़ेगा। वो गेस वर्क कर सकता है पर वो गेस्ट भी ऑनेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी डिसीजंस नहीं होते हैं। इसको और डिटेल में समझते हैं प्रोसीजर की हेल्प से। देखो यहाँ पे भी प्रोसीजर बिल्कुल सेट है। सबसे पहला स्टेप तो है शो कोज नोटिस का। भले ही टैक्स पेयर ने गलती की हो, नोटिस इग्नोर किया हो या रिटर्न ना भरा हो, लेकिन हमारा लॉ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर चलता है। इसीलिए बेस्ट जजमेंट करने से पहले एओ को एक शो कोज नोटिस भेजनी पड़ती है। इस नोटिस का सिंपल मतलब है, भाई मैं तुम्हारा असेसमेंट अपने हिसाब से यानी कि बेस्ट जजमेंट फाइनलाइज करने जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई वैलिड रीज़न है कि मैं ऐसा ना करूँ? तो वो आके अपना कोज बताए। ठीक, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। अगर एओ ने पहले ही सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस भेजा था जिसमें रिटर्न मांगा गया था और आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो एओ को ये नया शो कोज नोटिस भेजने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सीधा प्रोसीड कर सकता है स्टेप 2 पर। अब स्टेप 2 क्या है? इवैल्यूएटिंग द आर्ग्यूमेंट्स। अब अगर टैक्स पेयर ने शो कोज नोटिस का जवाब दिया तो एओ उसे इवैल्यूएट करेगा। अगर एओ टैक्स पेयर की बातों से सेटिस्फाई हो जाता है तो शायद वो बेस्ट जजमेंट ना करे, लेकिन अगर उसे लगता है कि टैक्स पेयर अभी भी बातों को घुमा रहा है और केस डिमांड्स अ बेस्ट जजमेंट, तो वो स्टेप 3 की तरफ बढ़ सकता है। और स्टेप 3 है बेस्ट जजमेंट का एग्जीक्यूशन। यहाँ एओ फाइनली पेन उठाएगा और असेसमेंट फिनिश करता है। वो सारा रेलेवेंट मटेरियल इकट्ठा करता है, आपके बैंक स्टेटमेंट, पिछले साल का रिकॉर्ड या एक्सटर्नल सोर्सेज से मिली इन्फॉर्मेशन। वो फिर टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। अब ये वही है शो कोज नोटिस वाला। फिर एंड में अपनी बेस्ट नॉलेज और जजमेंट यूज़ करके टोटल इनकम और टैक्स पेएबल डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो बेस्ट जजमेंट तभी होता है जब रिटर्न नॉट फाइल्ड या नो कोऑपरेशन या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अनरिलायबल और इनकम्प्लीट। ठीक, नेक्स्ट वी हैव असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 जिसे हम कहते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ना एकदम क्लियर है, टू ब्रिंग अंडर द टैक्स नेट एनी इनकम विच हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट। यहाँ एस्केप्ड का मतलब है कि या तो आपने वो इनकम दिखाई ही नहीं या गलत डिडक्शन लेकर टैक्स कम कर दिया। एक बहुत ज़रूरी बात, यहाँ ओरिजिनल असेसमेंट का मतलब सिर्फ पहली बार चेकिंग नहीं है। अगर पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में या 3 में या सबसेक्शन 144 हो चुका है, उसके बाद भी अगर कुछ रह गया है तो भी सेक्शन 147 अप्लाई हो सकता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसे लॉ इनकम एस्केपिंग मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे है सबसे पहले हमारे पास नो रिटर्न फर्निश्ड, यानी कि द नॉन फाइलर्स। आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया लेकिन डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपकी टोटल इनकम तो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जैसे कि 4 लाख या 5 लाख जितनी भी है डिपेंडिंग ऑन द स्कीम, उससे ज़्यादा थी। मतलब आपको रिटर्न भरना चाहिए था पर आपने नहीं भरा। अब ये क्लियर कट इनकम एस्केपिंग है। दूसरा केस होता है रिटर्न फर्निश्ड बट नो असेसमेंट मेड। आपने रिटर्न तो भरा पर उसका सिर्फ 143 सबसेक्शन 1 वाला ऑटोमेटिक प्रोसेस हुआ था, कोई डीप चेकिंग नहीं हुई थी। बाद में एओ को लगता है कि आपने अंडर स्टेटेड द इनकम, आपने कम इनकम दिखाई है या क्लेम्ड एक्सेसिव लॉस डिडक्शन या रिलीफ, जानबूझकर डिडक्शन ज़्यादा दिखा दी ताकि टैक्स बच जाए, तो इस केस में एओ फाइल दोबारा खोल सकता है। तीसरा केस हो सकता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, सेक्शन 92E में आता है ये। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है और उसके लिए सेक्शन 92E की रिपोर्ट फर्निश करनी थी पर आप फेल हो गए, तो इंटरनेशनल डील्स में टैक्स चोरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए लॉ यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे भी सेक्शन 147 अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ केस, जब असेसमेंट हो चुकी है फिर भी गड़बड़ है। तो ये पॉइंट ना बहुत ध्यान से सुनेंगे।
मान लो आपका स्क्रूटनी असेसमेंट जो हमने करा सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में हो चुका है, आपको लगा फाइल बंद हो गई, लाइफ चिल है, लेकिन बाद में एओ को पता चलता है कि इनकम तो अंडर असेस्ड है, आपकी इनकम जितनी होनी चाहिए थी उससे कम कैलकुलेट हुई है, असेस्ड एट अ लो रेट है, आप पर 30% लगना था, 30% टैक्स लगना था, पर गलती से 20% लग गया है। एक्सेसिव रिलीफ मिल गया, आपको रिलीफ मिलनी थी 10,000 पर मिल गई है 50,000 की। एक्सेसिव लॉस या डिप्रिसिएशन, आपने डिप्रिसिएशन ज़्यादा दिखा दिया है या लॉस बढ़ा दिया है, बढ़ाकर दिखाया है ताकि टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए, तो फिर से भाई यहाँ पे फाइल ओपन हो सकती है अंडर सेक्शन 147। इन सारे सिनेरियो में एओ के पास पावर है कि वो उस ऑलरेडी कंप्लीटेड असेसमेंट को फिर से ओपन कर सकते हैं। ठीक, फिर फिफ्थ केस हो सकता है फॉरेन एसेट्स का। अब यहाँ पे ब्लैक मनी से इसका कनेक्शन है, देखो कैसे। अब गवर्नमेंट ब्लैक मनी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई पर्सन मिलता है जिसके पास एसेट आउटसाइड इंडिया है, जैसे दुबई में घर है या स्विस बैंक में अकाउंट है, तो उस पर वो आईटीआर में नहीं दिखाए हैं, तो ये ऑटोमेटिक ट्रिगर है सेक्शन 147 के लिए। फॉरेन एसेट्स के केस में लिमिटेशन पीरियड भी काफ़ी लंबा होता है क्योंकि ये एक सीरियस ऑफेंस है। ठीक, फिर केस 6 हो सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जो है सेक्शन 133C सब सेक्शन 2 में। यहाँ पे देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब एक ना डाटा हब बन चुका है। सेक्शन 133C सब सेक्शन 2 के अंदर डिपार्टमेंट के पास बैंक्स, स्टॉक मार्केट और रजिस्ट्रीज़ की इंफॉर्मेशंस आती हैं। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला तो नो रिटर्न का, एओ को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी पर आईटीआर तो भरा ही नहीं, तो इनकम एक्सीड एग्जेम्पशन लिमिट है, तो फिर 147 ट्रिगर हो जाता है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है रिटर्न फर्निश्ड, आपने आईटीआर भरा पर इन्फॉर्मेशन आई कि आपने 50 लाख का शेयर प्रॉफिट कमाया जो आईटीआर में गायब है, तो फिर से भैया फाइल ओपन हो जाएगी आपकी। ठीक, तो ये सेक्शन 147 एओ को वाइड पावर्स देता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। तो सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट शुरू करने के लिए गेट पास चाहिए होता है, और वो गेट पास है सेक्शन 148 का नोटिस। याद रखेंगे, रूल बहुत सिंपल है, बिना नोटिस के एओ आपकी फ़ाइल दोबारा नहीं खोल सकता। इस नोटिस के साथ एओ टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। मतलब भाई, हमें लगता है तुमने इनकम छुपाई है, तुम्हारा क्या कहना है बताओ हमें। ठीक है, यहाँ पे ये सीन चलता है। अब आप एक और बात याद रखेंगे जो इस स्लाइड में मेंशन नहीं की गई है, वो है सेक्शन 148A। इसके हिसाब से क्या है कि नोटिस भेजने से पहले एओ को इंक्वायरी करनी पड़ती है और टैक्स पेयर को बताना पड़ता है कि उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर वो 147 का प्रोसेस चला रहा है। तो 148 में नोटिस और 148 में इन्वेस्टिगेशन और उसका रीज़न बताएगा। ऑलराइट, अब इसका स्कोप देख लेते हैं। देखो ये बहुत बड़ा स्कोप है इसका, एनी अदर इनकम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। कैसे? मान लो एओ ने आपके केस ओपन किया था सिर्फ एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, जैसे उसे पता चला कि आपने 10 लाख का बैंक इंटरेस्ट आपने नहीं दिखाया है, ठीक है, अपने आईटीआर में। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई प्रोसीडिंग्स के दौरान एओ को पता चलता है कि आपने तो 50 लाख का कैपिटल गेन भी छुपाया हुआ है, तो क्या अब एओ को उस नई इनकम के लिए अलग से नया नोटिस देना पड़ेगा? नहीं, लॉ कहता है एओ एनी अदर इनकम को भी असेस या रीअसेस कर सकता है जो उसके नोटिस में सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में आती है, भले ही उसके लिए पहले नोटिस में जिक्र ना हो। ठीक है, तो इसे हम वाइड स्कोप पावर कहते हैं। एक बार दरवाज़ा खुल गया बाय 148 सेक्शन 148 के नोटिस के द्वारा, एक बार दरवाज़ा खुल गया तो एओ बाकी कमरों की भी तलाशी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास, द हैंड्स ऑफ रूल। मतलब अगर कोई आइटम पहले से ही किसी अपील, रेफरेंस या रिवीजन का हिस्सा है तो एओ उसे सेक्शन 147 में टच नहीं कर सकता। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर आपका केस किसी हायर अथॉरिटीज़
जैसे CIT, अपील्स या ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है, तो लोअर ऑफिसर जैसे कि AO उसके ऊपर अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। उसको हायर कोर्ट के फैसले का फाइनल, क्योंकि हायर कोर्ट का फैसला ही वहाँ पे फाइनल है, तो उसको उसी के बेसिस पर उसी का वेट करना होगा। यहाँ पे उन चीज़ों को वो टच नहीं कर सकते जो मैटर ऑलरेडी हायर अथॉरिटीज़ के पास पेंडिंग है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइम लिमिट्स। इशुएंस की जो है दी गई है सेक्शन 148 में और कंप्लीशन की 147 में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं डेड लाइन फॉर इशूइंग नोटिस। यहाँ पे रूल याद रखेंगे 4, 6 एंड 16। देखो अब सवाल ये उठता है कि AO कब तक आपका केस रीओपन कर सकता है? क्या वो 20 साल पुराना केस खोल सकता है? तो नहीं, इसके लिए एक सेट टाइमलाइन है, असेसमेंट ईयर के एंड से काउंट होती है। जनरल रूल है 4 साल का। नॉर्मल केसेस में असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के बाद 4 साल तक ही नोटिस भेजा जा सकता है। बड़े केसेस में है 6 साल। अगर AO को लगता है जो इनकम टैक्स होने से रह गई है, एस्केप्ड इनकम है, वो 1 लाख या उससे ज़्यादा है, तो उसके पास 6 साल का टाइम होता है। फिर फॉरेन एसेट के केसेस में 16 साल। अगर मामला देश के बाहर की प्रॉपर्टी या एसेट का है तो गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं। इस केस में AO 16 ईयर्स पुराने केसेस भी रीओपन कर सकता है। अब ये लिमिट इसलिए रखी गई है ताकि टैक्स पेयर हमेशा डर में ना जिए। ठीक है, एक पॉइंट के बाद फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाती है, अनलेस इट इज़ अ ह्यूज फ्रॉड और फॉरेन एसेट। अब दूसरी टाइमलाइन देख लेते हैं हमें जो दी गई है, वो डेडलाइन फॉर कंप्लीशन की असेसमेंट ख़त्म कब होगी। नोटिस भेज दिया पर असेसमेंट कंप्लीट कब तक करनी है, इसका रूल है सेक्शन 153 में। अब सेक्शन 153 हमें बोलता है कि आपको देखना है कि नोटिस कब सर्व हुआ था। अगर तो नोटिस बिफोर 1 अप्रैल 2019 है तो नोटिस सर्व होने वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड से 9 मंथ के अंडर असेसमेंट ख़त्म करनी होगी। अगर नोटिस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019 है तो नोटिस सर्व होने वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 मंथ यानी कि 1 साल के अंदर ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। और अगर केस है TPO एक्सटेंशन का, वही पुराना रूल, अगर ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर इन्वॉल्व है तो इन डेडलाइंस में 12 मंथ और ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है टेबल जहाँ पे हमने समरी असेसमेंट, स्क्रूटनी, बेस्ट जजमेंट और इनकम एस्केपिंग को कंपेयर करा है। तो समरी का मतलब है सिर्फ ऊपर ऊपर की गलती को सुधारना। स्क्रूटनी का मतलब है सच्चाई यानी कि जेन्युइननेस को चेक करना। बेस्ट जजमेंट का मतलब है ये तब ट्रिगर होता है जब टैक्स पेयर डिफ़ॉल्टर बन जाए यानी कि AO को इग्नोर करे। फिर सेक्शन 147 में इनकम एस्केपिंग कब होती है, जब कोई इनकम छूट गई हो और बाद में पता चलती है। ऑलराइट, और वहीं नोटिस रिक्वायरमेंट की बात करें तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में सिर्फ इंटीमेशन दी जाती है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के लिए नोटिस मैंडेटरी है। फिर सेक्शन 144 में शो कोज नोटिस चाहिए, पर अगर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 पहले दिया था तो शो कोज नोटिस की ज़रूरत नहीं होती है, जो हमने उसकी एक्सेप्शन पढ़ी थी। फिर सेक्शन 147 के लिए सेक्शन 148 का नोटिस पत्थर की लकीर है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और वहीं टाइमलाइंस की बात करें तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 काउंट होता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से, ये काउंट होते हैं एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से, और सेक्शन 147 काउंट होता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें नोटिस सर्व हुआ था। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। डन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में।
Thanks for watching this video. I hope you liked today's lecture. If you found this lecture helpful, do not forget to like, share, subscribe to the channel Understand Law for more easy law lecture. See you in the next class. Tab tak ke liye be positive and stay happy.